हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने समुद्री सीमा से संबंधित थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो भारत की समुद्री सीमा है, जो भारत की समुद्री सीमा है या फिर विश्व के किसी भी समुद्र तटीय देश की जो समुद्री सीमा है, उस सीमा का निर्धारण किस संस्था के द्वारा किया गया, और उस संस्था में जो सभी देश आपस में मिलकर जो समझौता करते हैं, उस समझौता का हमने नाम देखा। उस समझौता का नाम क्या था? उस समझौते का नाम था अनक्लोज। और ये जो समझौता होता है, ये समझौता जो है विश्व के जितने भी सागर महासागर पर स्थित जो देश हैं उन सागर या महासागरों में उन सागर या महासागरों के जो सीमा है, जो उनकी तटीय सीमा है, उससे संबंधित उनके अधिकार कौन कौन से हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या बनती है, उस अपने समुद्री सीमा को लेकर उनका जो उत्तरदायित्व या एक जिम्मेदारी क्या है, उसका निर्धारण किया जाता है। समुद्री सीमा का तो निर्धारण किया ही जाता है, साथ साथ उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्वों का भी निर्धारण किया जाता है। और इसके साथ साथ इस समझौते में ही जो कानून बनता है, जो कानून बनाया जाता है समझौते के तहत, कि जो आपके समुद्री संसाधन है, उन संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जाएगा, उसका आप उपयोग कैसे करेंगे, उस संसाधनों पर अधिकार आपका कैसा होगा। यानी कि जो आपके संसाधन हैं, उन संसाधनों के प्रयोग से संबंधित नियम भी बनाए जाते हैं। इस समझौते के तहत नियम बनाए जाते हैं। और इसी समझौते के तहत किसी भी देश की समुद्री सीमा को 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे हम अगर भारत की बात करेंगे, अगर हम भारत की समुद्री सीमा की बात करें, तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसको 5 जलीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। 5 जलीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसी तरह से जो जितने भी आपके समुद्र तटीय देश हैं, विश्व में आपके 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप पे स्थित जो आपके समुद्र तटीय देश हैं, उनके लिए भी क्या होता है, ये नियम लागू होता है भारत के साथ साथ सभी समुद्र तटीय देशों पर। तो आपके 5 जलीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहले हम उन जलीय क्षेत्रों को नाम देखते हैं कि क्या क्या नाम है, फिर हम देखेंगे उसकी दूरी कितनी है, और उस दूरी के अंतर्गत उस क्षेत्र से, उस तट से संबंधित जो आपका जो देश है उसके अधिकार क्या क्या है, हम अधिकारों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो 5 जलीय क्षेत्र हैं, वो पहला आपका क्या है, आंतरिक जल। जो जल है, ये आपका जो पहला क्षेत्र है वो आंतरिक जलीय क्षेत्र है, यानी कि आंतरिक जल है। दूसरा क्या है आपका, प्रादेशिक समुद्री सीमा या प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र, आपका दूसरा क्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और तीसरा है आपका संलग्न क्षेत्र या सन्निहित या अविच्छिन्न सीमा। संलग्न क्षेत्र या सन्निहित अविच्छिन्न सीमा। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा आपका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और जो आपका 5वां क्षेत्र है, जो 5वां सीमा है, वो आपका क्या है, उच्च समुद्री क्षेत्र। ये आपके जो समुद्र की सीमा का निर्धारण किया गया है और सीमा के अंतर्गत जो उसके जलीय क्षेत्र है, उन जलीय क्षेत्रों का जो नाम है, अलग अलग किलोमीटर के अंतर्गत ये नाम है। पहला है आपका आंतरिक जल। हम देखेंगे आंतरिक जल क्या है, आंतरिक जल या आंतरिक जलीय क्षेत्र क्या है, हम बात करेंगे। दूसरा प्रादेशिक समुद्री सीमा, फिर देखेंगे तीसरा संलग्न क्षेत्र या सन्निहित या अविच्छिन्न सीमा। हम चौथे की बात करेंगे विशिष्ट अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उच्च समुद्री क्षेत्र। ये 5 क्षेत्रों में
बांटा जाता है। अब हम देखेंगे कि आंतरिक जल किसे कहते हैं। आंतरिक जलीय क्षेत्र के अंतर्गत ये जो क्या नाम है, जो आंतरिक जल हैं, ये कहाँ पे, ये समुद्र तट के कहाँ पे स्थित होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। ये जो आपकी सीमा है, जलीय क्षेत्र है, हम इस जलीय क्षेत्र की स्थिति की बात करेंगे। इस जलीय क्षेत्र की स्थिति की बात करेंगे। कहाँ, हम लोगों ने 5 जलीय क्षेत्रों के नाम देखें, 5 जलीय क्षेत्रों के नाम देखें। अब हम उनमें से पहले जलीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। पहला जलीय क्षेत्र भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे अगर इसकी बात करें, पहला जो है आंतरिक जल या आंतरिक जलीय क्षेत्र, तो ये क्या होता है, जो भारत का आधार रेखा है, आधार रेखा है, उस आधार रेखा की भूमि के किनारे, आधार रेखा या बेस लाइन की भूमि के किनारे पर स्थित होता है ये क्षेत्र। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जल को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल, आंतरिक जल कहते हैं। तो लेकिन ये क्षेत्र आपका कहाँ होता है, जो आपका आधार रेखा है, आधार रेखा से, आधार रेखा के किनारे पर स्थित जो भूमि है, भूमि से सटा हुआ जो क्षेत्र है, जो जल है, उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल। तो इसमें अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपका जो खाड़ियाँ हैं, जो भारत की खाड़ी है या भारत का जो तटीय क्षेत्र है, ये क्या है, एक समान तो है नहीं, ये क्या है, कटा फटा छटा है। तो जिसकी वजह से बीच बीच में क्या हो गए, जल इकट्ठा हो गए हैं, जल इकट्ठा हो गए हैं। तो उन जलों को भी हम क्या कहते हैं, उन जलों को भी हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल। आंतरिक जल यानी कि ये ऐसे जल होते हैं जो भारत की मुख्य भूमि से सटे होते हैं, मुख्य भूमि से सटे होते हैं। यहाँ पे जैसे हो गया जल, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे आपका पाक की खाड़ी। तो ये क्षेत्र क्या है, ये मुख्य भूमि से क्या है, सटे हुए हैं। तो मुख्य भूमि या हम कहें आधार रेखा या तट रेखा से सटे भूमि के किनारे पर स्थित जो जल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल। आपके जो खाड़ी हैं इसके एग्जाम्पल हैं, जो छोटे छोटे स्थल खंडों के बीच का जो जल है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। छोटे छोटे स्थल खंडों का कहने का मतलब ये है, जो आपका समुद्री सीमा का जो निर्धारण किया गया, जब समुद्री सीमा का निर्धारण करने की बात आती है, तो ये आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से किया जाए, फिक्स पॉइंट कहाँ से लिया जाए, फिक्स पॉइंट कहाँ से लिया जाए जिससे सभी दूरी क्या हो जाए, सभी दूरी समान मापी जा सके, सभी दूरी समान मापी जा सके। क्यों? क्योंकि भारत की जो सीमा है, जो तट है, ये हमको तो जो दिखाई दे रहा है ये एकदम सीधी, एकदम लाइन की तरह जैसे लग रहा कि पटरी से खींचा गया है। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये तो हमको आधार रेखा है। एक तरह से हम इसको आधार रेखा कह सकते हैं। ये जो मैप पे दिखाया गया है ये तट थोड़े नहीं है, ये तट तो हम कह रहे हैं, लेकिन एक तरह से जो ये लाइन खींची गई ये आधार रेखा है। तट तो आपका कहीं ज़्यादा निकला है, कहीं कम निकला है, कहीं ज़्यादा निकला है, कहीं कम निकला है, कहीं जैसे आपका कटा फटा या छटा है। तो अगर हम बात करें जैसे आधार रेखा का जो निर्धारण कैसे किया गया, जैसे आपका तट है, इस तरह से तट है, इस तरह से ऐसे ऐसे, कहीं कुछ ऐसे निकला है, कुछ ऐसे निकला है, ऐसे मान लीजिए ये तट है, ये तट है। लेकिन अब हमको क्या करना है, समुद्री सीमा का क्या करना, निर्धारण करना है। अब बताओ हम किस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट मान ले, एक स्थित बिंदु मान ले, जहां से हम कहें कि यहां से समुद्री सीमा का निर्धारण होता है। ये भी भारत का जमीन है, ये भी भारत का जमीन है, ये भी भारत का जमीन है, सब क्या है, सब भारत के समुद्र क्या है, तट है, जमीन है। लेकिन हाँ जमीन तो है, लेकिन बीच बीच में क्या कटा फटा छटा है। तो ये बीच में क्या हो गया, ये पानी आ गया और बीच में पानी भर गया, यहाँ पे भी पानी भर गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, पानी भर गया, यहाँ पे भी पानी है। अब बीच में जब जगह है, दो स्थल खंडों के बीच में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा पानी है, ये क्या हो गया, ये भी पानी है। इस तरह से क्या है, ये पानी है। लेकिन अब जो शुरुआत किया जाए कि समुद्र सीमा का शुरुआत नापने का कहाँ से किया जाए, इस पॉइंट से करेंगे कि इस पॉइंट से, तो ये क्या हो गया, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करें।
तो इसके लिए क्या किया गया कि इसका इस तरह से एक रेखा खींच दी जाती है, इसके मध्य बिंदु से एक रेखा खींच दी जाती है, एक रेखा खींच दी जाती है और इसी रेखा को फिक्स मान लिया जाता है। इसी रेखा को क्या कर दिया जाता है, इसी रेखा को फिक्स मान लिया जाता है और इसी रेखा से जो समुद्री सीमा है उसी का निर्धारण होता है, उसका क्या होता है, निर्धारण होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आधार रेखा। आधार रेखा ये क्या है, ये आधार रेखा है जहां से समुद्री सीमा का निर्धारण होता है। जैसे अगर हम कहें कि समुद्री सीमा 12 मील रहेगा, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। अब फिर हमें कहें कि एक सीमा और बनाना है जो 24 मील रहे, यहीं से लेंगे, कहां से, 24 मील, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। या हम कहें भारत का एक और सीमा का निर्धारण हुआ, जलीय क्षेत्र का निर्धारण हुआ जो कहां पे है, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। तो ये यहां से जो दूरी नापी गई 12, 24 और आपके 200, वो एक फिक्स रेखा से माना गया, यहां से नहीं माना गया, यहां से नहीं लिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे था। यहां से लेते तो ये बहुत पीछे हो जाता, यहां से लेते तो ये भी बहुत पीछे हो जाता। तो इसलिए एक तरह से क्या किया गया, एक तरह से एक लाइन खींच दी जाती है जो आधा जमीन बाहर आ जाती है, आधार रेखा के बाहर आ जाती है, और कुछ पानी आधार रेखा के पीछे चला जाता है जो मुख्य भूमि से सटा हुआ है। ये क्या है, ये मुख्य भूमि से सटा हुआ है, ये मुख्य भूमि से सटा हुआ है। तो आधार रेखा के पीछे, आधार रेखा के पीछे और जो मुख्य भूमि से सटा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो आपका जल पाया जा रहा है, जो जल है, जो समुद्र का जल है, उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल। उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल। ये आपका क्या है, ये आपका आंतरिक जल है। ये आपका क्या है, आंतरिक जल। यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, ये सब क्या है, ये सब आपके आंतरिक जल हैं, आंतरिक जल। आंतरिक जल है, ये भी क्या है, ये भी आपका आंतरिक जल है, आंतरिक जल। आंतरिक जल है, ये भी क्या है, आंतरिक जल है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो ये आंतरिक जल है, आंतरिक जल आधार रेखा के जो पीछे वाला क्षेत्र है, जो भारत की मुख्य भूमि से क्या है, भारत के मुख्य भूमि से सटा हुआ है, मुख्य भूमि से सटा हुआ है। उन दो स्थल खंडों के बीच जो पानी स्थित है, जो जल स्थित है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम आंतरिक जल कह रहे हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं, आंतरिक जल कह रहे हैं। तो आधार रेखा वह रेखा है, आधार रेखा वो रेखा है जहां से क्या होता है, जहां से आपके समुद्री सीमा का क्या होता है, निर्धारण होता है। जहां से समुद्री सीमा का निर्धारण होता है, ये जो हम देख रहे हैं एक तरह से ये आधार रेखा ही है। अगर हम भौतिक मैप में इसके समुद्र तट को देखते हैं तो समुद्र तट ऐसा नहीं दिखेगा, है ना। समुद्र तट आपका इस तरह से दिखेगा, कहीं पे ज़मीन ज़्यादा निकला है, कहीं पे अंदर है, कहीं पे ज़्यादा निकला है, कहीं पे, यानी कि कहने का मतलब वो कटा फटा है ना, कटा फटा है। तो इस तरह से हम लोग जो आपका 5 जलीय क्षेत्र हैं, 5 जलीय क्षेत्र हैं, उनमें से हम पहले जलीय क्षेत्र के बारे में बात किए। पहले वो जल होता है जो आधार रेखा की मुख्य भूमि के किनारे पर क्या होता है, स्थित होता है। तो आपका ये आधार रेखा है, आधार रेखा है, और यहाँ से जो आपका मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से सटे हुए जल को हम क्या कह रहे हैं, आंतरिक जल कह रहे हैं। ये हमारा आंतरिक जल है। और आंतरिक जल से समुद्री क्या होता है, समुद्री सीमा का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो अब जो हम अगले आपके 4 जलीय क्षेत्र हैं, 4 जलीय क्षेत्रों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका सिर्फ इतना ही, आपका आंतरिक जलीय क्षेत्र, और उस जलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जल को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। जो आधार रेखा के मुख्य भूमि से सटे हुए, आधार रेखा जो है आपका, आधार रेखा के पीछे जो क्षेत्र है, आधार रेखा के पीछे का जो क्षेत्र है,
जो मुख्य भूमि से सटा हुआ है वहाँ के क्षेत्र में पाए जाने वाले जल को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। इस क्षेत्र में जो आपका आंतरिक जलीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, पूरा का पूरा अधिकार होता है। जैसे मुख्य भूमि के अंतर्गत जितने अधिकार होते हैं सारे के सारे अधिकार यहाँ पे होते हैं भारत में। कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी कानून तोड़ सकता है, किसी को भी यहाँ आने दे सकता है या किसी को भी मना कर सकता है। वो डिपेंड करता है इस देश के सरकार के ऊपर या इस देश की स्थिति के ऊपर। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार अपने हिसाब से कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है या किसी को भी यहाँ आने जाने से रोक सकती है।